25 मार्च 2022 योगी 2.0 इस दिन शुरू हो गया था और 2.5 साल का समय बीत गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा इंतजार था राजनीतिक नियुक्तियों का, जिसके जरिए पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करती हैं, मोटिवेट करती हैं आगे काम करने के लिए। और लोकसभा चुनाव हाल में जो हुए उसमें एक बड़ा पॉइंट निकल कर ये भी आया कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं निराश है। इस बीच फिर चर्चा उठी कि आखिर ये राजनीतिक नियुक्तियां जो हैं 2.5 साल से क्यों अटकी हैं, क्यों नहीं पूरी की जा रही हैं। और अब जब उपचुनाव आ गए हैं 10 सीटों पर, उससे पहले ये राजनीतिक नियुक्तियां होने लगी हैं। कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ आयोग वगैरह में नियुक्तियां की गई, जैसे कि योगी सरकार ने सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां की हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के भी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। तो शुरुआत हो चुकी है। तो इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर जो दबाव बन रहा था, इसके लिए ये शुरू किया गया, क्योंकि माना जा रहा था कि उपचुनाव के बाद शायद ये भर्तियां होंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ है। कबूल जी हमारे साथ हैं। कबूल जी, सबसे पहले समझाइए कि आखिर जो लग रहा था कि उपचुनाव के बाद होगा, वो उसके पहले कैसे हो गया। निश्चित तौर पे खास तौर से आप देखिए कि 2022 से मार्च 2022 से लेके जो अभी तक सबसे बड़ी समस्या थी कि संगठन और सरकार के बीच में इन राजनीतिक नियुक्तियों को लेके जी। एक संतुलन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि लगातार संगठन अलग बात रख रहा था, सरकार अलग वो रख रही थी। सबकी अपनी अपनी लॉबियां हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा में, और हर नेता अपने लॉबी के लोगों को ज्यादा चाहता था। उसके संतुलन बनाने के लिए पिछले दिनों आपने देखा होगा कि संघ की बैठक हुई, समन्वय बैठक, जब अरुण कुमार जी यहाँ से गए और 2 दिन तक वो मशक्कत किए और बैठक करके सरकार, संगठन और संघ के बीच जो बैठक हुई, वहीं से इसका फार्मूला निकला कि जो उत्तर प्रदेश में 2.5 साल से राजनीतिक नियुक्तियों पर ग्रहण लगा था, उसके लिए अभी दरवाजे खिड़की जो है खुल गई है और उसका सिलसिला जो है लगातार अब शुरू हो गया है। आप देखिए अनुसूचित जाति जो है जनजाति आयोग के अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 17 मेंबरों की नियुक्ति की गई। उसके बाद जो है परसों पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, 2 उपाध्यक्ष और 24 जो है सदस्यों की नियुक्ति की गई। और इसी बीच जो है जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन आयोग था, उसके भी जो है चेयरमैन को नियुक्त कर दिया गया है। तो आप देखिए कि लगातार जो है नियुक्तियां अब शुरू हो गई हैं। निश्चित तौर पे आप देखिए जिस बात को जिक्र था कि कहीं उपचुनाव से के बाद किया जाएगा, उपचुनाव से पहले कर दिया जाएगा तो गुटबाजी हो जाएगी, लेकिन बीजेपी ने इस बात को बाखूबी समझा कि 2024 के चुनाव में जो जख्म मिले हैं, ऐसा ना हो कि हम और इंतजार करें, ये और बड़ा झटका दे जाए। कहीं कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूट ना जाए, जो ऑलरेडी बहुत बिल्कुल कमजोर हो चुका है। इस तरह की बातें लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी कि जो कार्यकर्ता हैं वो उतना खुश नजर नहीं आ रहे हैं, वो उतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, वो उतनी ऊर्जा के साथ मैदान पे नहीं उतरे जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है। और उसका कहीं ना कहीं कहा गया कि नतीजों पर असर देखा गया। निश्चित तौर पे देखिए सौरभ भाई, जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं वो चुनाव लड़ लेते हैं, विधानसभा के लड़ लेते हैं, लोकसभा के लड़ लेते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं। और जो व्हाइट कॉलर पॉलिटिक्स वाले बड़े नेता होते हैं वो विधान परिषद में चले जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं। जो पार्टी के लगातार बूथों पे संघर्ष करने वाला, सड़कों पे उतर के लट खाने वाला, जो लंबे समय तक इस इंतजार में होता है कि सत्ता आएगी तो उन्हें कुछ मिलेगा, तो वो यही होता है कि किसी आयोग में मेंबर बन जाते हैं, कुछ आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं पिछले 2.5 साल से। क्योंकि जब वो आयोग के अध्यक्ष या मेंबर बनते हैं तो उसके मानदेय भी उनको मिलता है और एक पद भी मिल जाता है, एक पावर की तरह होते हैं वो, डीएम, एसपी तमाम जगह। और उस रुतबे को, जो रुतबा मिलता है, जो पहचान मिलती है, उसको लेके वो अपने लोगों के बीच जाते हैं, बताते हैं कि हमने 3 बीजेपी में काम किया, देखिए हमको आयोग का बना दिया गया। क्योंकि जो खास तौर से आयोग का अध्यक्ष होता है उसको राज्य के दर्जे के बराबर होता है, कैबिनेट की तरह उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी सब की मिलती है। जो आयोग के मेंबर होते हैं उनको भी मानदेय मिलता है, उनके भी एक रुतबा बढ़ जाता है। और वो जब बैठकों में शामिल होते हैं तो उसका भी मानदेय मिलता है, तो एक मोटी रकम उनको मिलने लगती है। तो उससे वो राजनीति जो है अपने विस्तार करते हैं और उससे जो है अपने लोगों के बीच जाते हैं, कार्यकर्ताओं को उसके दम पे वो जो एक दर्जा प्राप्त मंत्री होता है, जो कहा जाता है, वो दर्जा प्राप्त मंत्री के तौर पे डीएम, एसपी सबसे आसानी से मिल लेते हैं। और अगर 2.5 साल से इन सारे पदों पे आप देखें तो बहुत ज्यादातर पदों में जो वो खाली हो गए थे वो 2022 मार्च से खाली थे। आप देखिए लगातार उन पे जो है वो ब्यूरोक्रेट और जो है उन लोगों के अधीन चल रहा था, वही चला रहा था। लेकिन ये पार्टी जो है 2.5 साल तक निश्चित तौर पे इसका खामियाजा क्या, पार्टी कार्यकर्ता निराश हो रहा था, उसके लिए बूस्टर डोज की तरह है ये एक तरह से उपचुनाव से पहले
भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति जो है आयोग का गठन करके, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके उनको एक संदेश दिया है। और खास तौर से ये दो संगठन आप देखिए कि अनुसूचित जाति और ओबीसी सबसे पहले गठन किया गया है, इसके भी राजनीतिक मायने हैं। बिल्कुल राजनीतिक मायने हैं इसके। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि दलित और ओबीसी दोनों वोट जो है भाजपा से खिसका है, और बीजेपी इस चीज को लेके दोबारा से उसके डैमेज कंट्रोल में, तो बीजेपी को लगा कि एक यही जरिया है कि तमाम भाजपा अपने दलितों के नेताओं को उनको रखा जा सकता है, क्योंकि उसमें और किसी की जगह तो हो नहीं सकती, बिल्कुल वो रखा जा सकता है। उसमें अलग अलग जातियों का एक कैनवास बनाया है। इसी तरह से ओबीसी में देखिए, कुर्मी समुदाय के आने वाले सीतापुर के 3 बार के सांसद राजेश वर्मा को बनाया गया है ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। तो उसी तरफ देखिए बैजनाथ रावत, जो खास तौर से बहराइच से आते, बाराबंकी से आते हैं, सांसद रहे हैं, उनको जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया, जो पासी समुदाय से हैं। कुर्मी समुदाय से आने वाले गैर यादव ओबीसी को आने वाले को ओबीसी कमान दी गई है। पासी समुदाय, खासतौर से अवध के बेल्ट में पासी वोट बहुत खिसका है बीजेपी का इस बार। समाजवादी पार्टी की नजर लगातार पासियों पे है, कांग्रेस की नजर पासियों पे, राहुल गांधी सकने की बात करें, सबसे बड़ा जो सेटबैक था वो तो आप देखिए फैजाबाद लोकसभा, अयोध्या जहां अवधेश पासी जीते। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को काफी तरीके से एनालिसिस की, समझी है कहां पे क्या हो। एक तरह से ओबीसी साधने के लिए कुर्मियों पे विश्वास जताया, क्योंकि कुर्मी वोट पासी वोट दोनों खिसका है, और भाजपा ने दोनों पे विश्वास जताया है, भले ही उनको पिछड़ा वर्ग आयोग में एक राज्य मंत्री का दर्जा देके। अब यानी कि बीजेपी अपनी फिर से वही सोशल इंजीनियरिंग मजबूत करने में जुट गई है, जो उसके लिए जीत का आधार, जिसने रास्ता खोला था उत्तर प्रदेश में, सत्ता का रास्ता, वनवास खत्म किया 2014, 2017, 2019, 2022, 24 में थोड़ा सेटबैक मिला है, जिसके बाद मुझे लगता है ये तेजी अब दिखाई जा रही है कि कार्यकर्ताओं को कैसे उनके अंदर उत्साह भरा जाए, उनके अंदर पॉजिटिविटी लाई जाए, और इसीलिए ये नियुक्तियां शुरू, हालांकि अभी भी बड़े लेवल पे नियुक्तियां बाकी हैं। ये शुरुआत हो गई, ये शुभ संकेत है कार्यकर्ताओं के लिए। सबसे बड़ा अभी खास तौर से महिला आयोग है। आप आधी आबादी को साधने के लिए मुझे लगता है कि जल्द ही हफ्ते 10 दिन में महिला आयोग के गठन की बात भी आ जाए, चर्चा है, आ सकती है, मैं कह सकता हूं। सबसे बड़ी जो नियुक्तियां हैं वो नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में जो मनोनीत पार्षद होते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में करीब ऐसे जो है 150 नगर निगम, जो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है, उसमें 150 आप पार्षद को मनोनीत कर सकते हैं। इस तरह से 200 नगर पालिकाएं हैं, 200 नगर पालिकाओं में आप 1800 को आप मनोनीत कर सकते हैं पार्षदों को। और इसी तरह से 546 वहां जो है उसमें है, क्या कहते हैं, नगर पंचायतें हैं, उसमें भी आप बड़ी संख्या में आप अपने पार्षदों को, पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आप, और ये वो पद है जिन कार्यकर्ताओं के लिए कहा जाता है कि वो पार्टी का झंडा ढोते हैं, सड़क सड़क ले जाते हैं, गली गली ले जाते हैं, तो ये उनको मोबिलाइज करने के लिए पद है। इनकी भी शुरुआत कब होगी मुझे लगता है इंतजार कर रहे होंगे। निश्चित तौर पे वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे कई अकादमी हैं, हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी है, हिंदी अकादमी है, साहित्य अकादमी है, तो इस तरह से अलग अलग, उर्दू अकेडमी है, तो तमाम जो है अकेडमियों का गठन होना है, उनके अध्यक्ष, उनके बोर्ड के गठन होना है, तमाम इस तरह की चीजें हैं। आप देखिए खाद्य जो है निगम है, उसका भी गठन होना है। इस तरह से तमाम कॉन्ट्रैक्ट की जो निगम बने हुए हैं उनके भी होने हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे पद हैं, करीब ऐसे माने जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 11,000 पद हैं, जो पार्टी की विचारधारा, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता लंबे समय तक रहते हैं, उनको नियुक्तियां होती हैं। जो जैसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं या बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जुड़े होते हैं, किसी को हिंदी आयोग में, हिंदी अकेडमी में, तो किसी को पंजाबी अकेडमी में, और किसी को उच्च शिक्षा आयोग में मेंबर बना दिया जाता है, किसी को अधीनस्थ सेवा आयोग में मेंबर बना दिया जाता है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जिस खास तौर से जो अभी कीर्ति पांडे को बनाया गया है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं समाजशास्त्र की, उनको बनाया गया है कि जो शिक्षा जो चयन समिति है, बोर्ड है, उसके चेयरमैन बनाया गया है। 1-1.5 साल से ये पद खाली पड़ा हुआ है। अब इनके अध्यक्ष बनने के बाद जो नियुक्तियों का सिलसिला है, नौकरियों का सिलसिला है, वो खुल रहा है। करीब ऐसी 20,000 से 25,000 वैकेंसियां हैं, जो जिसपे अभी तक आयोग के अध्यक्ष न होने की वजह से वो वैकेंसियां नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और योगी सरकार ने इस बात को समझा है कि क्यों ना हम सरकार से संगठन को, जो बात संगठन और बनाम सरकार चल रहा था, अब वो सरकार के जरिए संगठन को, जो सबसे बड़ा जो सत्ता में आने के बाद जो संगठनों में मिलता है सरकार से तोहफा, उस तोहफे को देने की शुरुआत हो गई है, ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नया बूस्टर डोज मिल सके और वो फिर से पहले की तरह ही
एकदम मोटिवेट होके चुनाव में लड़ें और चुनाव में जाएं, संघर्ष करें और पार्टी के लिए फिर से एक तरह से संजीवनी साबित हो। बिल्कुल, और लगातार यूपी में तमाम धड़ेबाजी का लगातार आरोप लग भी रहा था कि पार्टी एकजुट नहीं है। उसके बाद तमाम ऐसे बयान भी आए कि केशव मौर्य सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद संघ के बड़े नेता लखनऊ आते हैं, समन्वय बैठक होती है और उसके बाद ये जो लिस्टें तमाम रुकी हुई थी वो आना शुरू हो गई हैं। चर्चा ये भी थी कि इन लिस्टों को अब शायद उपचुनाव के बाद घोषित किया जाएगा, मगर चर्चा ये भी थी कि उपचुनाव होने हैं ये हरियाणा चुनाव के साथ, जो कि डिले कर दिया गया, लेट कर दिया गया। अब चर्चा है कि महाराष्ट्र जब चुनाव घोषित होंगे तो नवंबर तक होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो संघ के बीजेपी नेताओं को ये फीडबैक मिल गया था कि इतना लंबा वेट जो है अब कार्यकर्ता कर नहीं पाएंगे, कुछ तो उनको करना पड़ेगा। देखिए ये चुनाव खासतौर से जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए कितना बड़ा झटका लगा है। उतनी जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा की कम हुई हैं, उतनी ही से ही मोदी सरकार बहुमत से दूर हुई है। उतने ही नंबर हैं लगभग जो बहुमत के दूर गई है। तो उत्तर प्रदेश और खास तौर से लोकसभा चुनाव में अब ये जो चुनाव है वो भले ही मोदी के लिए रहा हो, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश में 10 बाईपोल विधानसभा का चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ की साख से जुड़ा हुआ चुनाव है। योगी आदित्यनाथ इसीलिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। वो जो है उस चुनाव के लेके जिस तरह से वो जो है दौरे कर रहे हों, उसके लिए निगरानी समिति के लिए अपने मंत्रियों को लगा दिया हो मोर्चे पे, खुद जो है जा जाके रोजगार मेला लगा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, नियुक्तियां पत्र बांट रहे हैं। क्योंकि अगर ये बाईपोल चुनाव हार जाती है भारतीय जनता पार्टी और अगर इसमें कहीं बीजेपी की सीटें पहले से कम हो जाती हैं, क्योंकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, 3 सीटें बीजेपी की हैं, 2 बीजेपी के सहयोगियों की हैं। अगर बीजेपी उसमें से करीब 10 सीटों में से अपने खाते की या इंडिया के खाते की सीटें कहीं अपोजिशन जीत जाता है, क्योंकि इस बाईपोल चुनाव को ये 2027 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा इसी से जुड़ी हुई है। इस चुनाव के नतीजे योगी आदित्यनाथ की नहीं, आप देखिए पूरे यूपी बीजेपी की साख इससे जुड़ी हुई है और इसलिए पूरा संगठन को एकजुट हो पाए दिल्ली से लोग भेजे जा रहे हैं। निश्चित तौर पे, क्योंकि जो राजनीतिक नियुक्तियां थी कहीं ना कहीं जो पार्टी में खेमेबाजी थी, सबके अपने अपने खेमे हैं। वो चाहते थे कि अपने अपने लोगों की ज्यादा नियुक्तियां कराएं। इस चक्कर में ये लगातार जो है उस पर ग्रहण लगा हुआ था, इसीलिए संघ को इसमें दखल देना पड़ा, संघ को जाके बैठक करना पड़ा और एक समन्वय बनाने की कोशिश की। आप देखें उससे पहले लगातार जो केशव प्रसाद मौर्य के बयान थे वो बयान किस तरह दिशा में जा रहे थे। वो लगातार कह रहे थे कि संगठन जो सरकार से बड़ा संगठन होता है, लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ की शान में वो कैसे कसीदे गढ़ने लगे, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे कि मुख्यमंत्री देश के सबसे मुख्यमंत्री हैं, दुनिया में सबसे बड़े नेता मोदी हैं और देश में सबसे बड़े जो है लोकप्रिय नेता जो है योगी हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये उसके बाद संघ की बैठक के बाद ही संदेश हुआ और सारी नियुक्तियां भी देखिए संघ के बैठक के बाद ही होता है, यानी कि संघ के दखल के बाद जो पार्टी के अंदर अंतर विरोध रहा है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब जब ऐसी दिक्कतें आई हैं संघ को दखल देना पड़ा है। 2022 के चुनाव से पहले भी आप देखें केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच किस तरह की 36 के आंकड़े थे, संघ को जाना पड़ा। वो भले ही केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी का बहाना रहा हो, लेकिन उससे योगी आदित्यनाथ दोनों गए। वहां से जो रास्ता निकला उसने 2022 में सत्ता के बुलंदी तक भाजपा को दोबारा से पहुंचाया, इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे बाद कोई पार्टी दोबारा सरकार में आई। तो मुझे लगता है कि खेमेबाजी से ये बात को संघ भी समझ रहा था, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व भी समझ रहा था। ऐसे में इसमें जो मध्यस्थता की भूमिका संघ ने निभाई है, अरुण कुमार जी ने निभाई है, मुझे लगता है वो अहम रोल प्ले किया है और उसी ने ये राजनीतिक नियुक्तियों के रास्ते खोले हैं। उपचुनाव में पार्टी को एकजुट होकर दिख रही है, संदेश दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ आज खुद जो है मुरादाबाद में है, कल जो है फूलपुर में होंगे, तो निश्चित तौर पर दिख रहा है ये चीजें, बिल्कुल दिख रहा है। और चर्चा में भी ये बना हुआ है जो राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, अब इसका आने वाले उपचुनाव पे क्या असर होता है इस पर नज़र हमारी भी बनी रहेगी, क्योंकि ये फैसले हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से। विपक्ष भी लगातार एक्टिव है, लगातार वो भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रहा है और ज़मीन पर नज़र आ रहा है। ऐसे में आने वाले 10 उपचुनाव जो हैं वो बड़े दिलचस्प हैं उत्तर प्रदेश में। हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।